नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक नंबर लाना चाहते हैं 2025 में, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पहला हो जाएगा, देखिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख कितने क्षेत्र है? 3। तो पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से यानी नीचे जो देश दिया गया है ऑप्शन में, उनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि। ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। सेवा के अंतर्गत आता है बस, सरकारी बस, रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सभी सेवा क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है फैक्ट्री, कारखाना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अभी जस्ट प्रश्न को समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, ये तीनों जो आता है कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री, कारखाना। और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है हॉस्पिटल, स्कूल, रेलगाड़ी, सरकारी बस। तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, कौन सा आर्थिक क्षेत्र है सबसे बड़ा? तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय क्षेत्र। और अभी जस्ट वर्तमान में सबसे आमदनी जो होता है सरकार को तृतीय क्षेत्र से ही होता है।
अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक पूछा गया है तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र के। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो आप जानते हैं कृषि हो गया, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उद्योग हो गया, ये तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, और बैंकिंग जो है कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये काला बाजारी जो है इसका योगदान नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है, काला बाजारी। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। और आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। यहां पूछा गया था तीसरा, तो तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, सेवा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वन प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बैंकिंग आता है द्वितीय क्षेत्र में, इसलिए बी सही हो जाएगा। बैंकिंग जो है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। बैंकिंग जो है कि सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, आपका सेवा क्षेत्र में। प्रश्न देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी सही है, लोक कल्याण के लिए। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। और हरित क्रांति किस में आया था? गेहूं में। प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आया था हरित क्रांति 1967-68 में। और हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना?
नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को भांग कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग यानी नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन अब योजना आयोग जो था उसे भांग कर उस जगह नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग और योजना आयोग एक के हैं, लेकिन इससे पहले आपका योजना आयोग चल रहा था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर जो लाया, योजना आयोग को भांग कर जो लाया नीति आयोग, वह कब लाया गया? यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी 2015। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बताती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बताती है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति आयोग। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? सॉरी, प्रश्न था आपका, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो नीति आयोग। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है नियोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है, नियोजन। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको को मानना है ए और खो को मानना है बी और इसे सी और इसे डी। तो ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप। 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही सोचे थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर तेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सोचे हैं, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। छठी योजना में 1980-85 के आसपास, छठी योजना में। और ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? यानी भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि पहला यह आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ और उसका गठबंधन किया गया था, यानी कि राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलुगु। तेलुगु। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझौता। भारत पाक समझौता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ, यह गठन हुआ, यह भारत से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, समझिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन ने। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, तो पंचशील संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन देश ने। अगला प्रश्न है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहां हुआ था? राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। शिमला समझौता। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें, यह बताइए। जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तारी विरोधी आंदोलन संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है?
आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के यानी नेहरू के मरने के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सांटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका। सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने किया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है,
ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली और फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है इटली। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम भारत। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। 1990 में पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987। 1987। ऑप्शन सी सही है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 155 देशों द्वारा। 155 देशों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एकीकरण। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा पहली बार
भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1498 में। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न जो है कि अब की साल बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए इसे बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। आप इसे अच्छे से याद रखिए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, हीरा और ग्रेफाइट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों यह भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था, इसमें कौन सा गैस जो फटा था, त्रासदी हुआ था, वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को, खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया जाता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम का। प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय कौन सा होता है? जो 7 से अधिक हो उसे क्षारीय कहते हैं, और जो 7 से कम है उसे अम्लीय कहते हैं,
और जो 7 के बराबर है उसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल का pH मान कितना होता है 7, तो वह जल उदासीन है। प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, दूरी का। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वेरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वेरोमीटर से। प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइसोसोम। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 120/80 mm। अगला प्रश्न है मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं 1935 में, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। सॉरी, राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण। स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। 2005 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी वन्य मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिम्बा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा
तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास, ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी में फसल उपजाऊ होता है, खेती होता है? तो वाजिब सी बात है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मृदा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है? लेटेराइट मृदा का रंग होता है, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल, ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यानी मरुस्थलीय, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यानी सबसे ज्यादा मृदा का विस्तार कहां है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह यानी कि चारा पशुओं को चारा उड़क खिलाने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। बृहद
क्षेत्र में, बृहत क्षेत्र में यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 सही है, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम्बरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया, मानव योग्यता है तो मानव है, इनमें से कोई नहीं, तो भूमि जो है प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन तो प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां भी प्राकृतिक हो जाएगा, खनिज भी प्राकृतिक हो जाएगा, नगर, नगर जो है मानव के द्वारा बसाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा, ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? थियोरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर मिलता है थियोरियम बालू के रूप में। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ऑप्शन नंबर 20 सही है, बरौनी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान में भारत के राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा
विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में। प्रश्न था भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्लेट सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, इसलिए वहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। तो पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा यानी कि स्वयं अपने आप हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपने आप हो सकता है, जिसमें कि मानव का कोई हाथ ना हो, मानव का संभव ही ना हो कि वैसा काम कर सके, वैसे घटना को प्राकृतिक घटना कहेंगे या प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप जो है कि प्राकृतिक है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन में आग लगना, ये मानव के द्वारा हो सकता है, बम विस्फोट ये भी मानव के द्वारा हो सकता है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन भूकंप नहीं होगा इस मानव के द्वारा, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो महामारी जो है कि आतंकवाद मानव के द्वारा हो सकता है, दंगा भी मानव के द्वारा हो सकता है, लेकिन महामारी जो है कि बहुत बड़ा जैसे कोरोना, तो ये जैसे कि प्राकृतिक से रिलेटिव आ जाता है, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कह रहा है कि प्रश्न निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी क्या है? प्राकृतिक है, तो ये मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव जनित आपका आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, जो दंगा होता है जात में यानी कि हिंदू या मुस्लिम ईसाई इस तरह से जो होते रहता है अलग धर्म में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ गए हैं कि आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, लेकिन सुनामी क्या है? प्राकृतिक है। तो यहाँ पूछा क्या गया था प्रश्न में? मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है आतंकवाद, सुनामी प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो फिर से पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं होगा? रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन रेल दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, ये मानव जनित है। ऑप्शन सी सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुखाड़, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी गरीबी। तो सुखाड़ भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गरीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी दिया गया है आतंकवाद, ऑप्शन सी दिया गया है रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है। मानव जनित आपदा ही सब दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इस बार पूछा कि मानव जनित आपदा है, तो इनमें सभ्य मानव जनित आपदा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद दोनों आ गया, तो ये तीनों भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे कोरोना जैसे हल्ला हुआ था कि चीन के वायरस को मतलब वैज्ञानिक ने बना करके छोड़ दिया था, तो वैसे ही ये आ जाता है, लेकिन ये आ जाएगा प्राकृतिक में। लेकिन जब यहाँ दो प्रश्न का दो ऑप्शन मिल रहा है तो तीसरा भी साथ में लेके साथ चले जाना है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी मानव जनित ही आपदा है। सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित ही आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनित आपदा है, तो इसमें मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद है, साफ दिखाई दे रहा है। बाकी तीनों क्या है? प्राकृतिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ये एक कंपनी था और कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो किसी न किसी मशीन तो उसमें किसी न किसी मतलब जो है कि मानव के द्वारा ही गलती हुआ था, तो इसलिए आ जाएगा क्या? और मानव ने ही मशीन फैक्ट्री कारखाना बैठाया था, तो मानव के द्वारा हो जाएगा, यानी मानव जनित आपदा था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो मानव जनित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75% कम होगा बरसात, तो उसे सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बहुत ही अच्छे, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा आंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, आंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि काम्बोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चीन देश सम्मिलित नहीं था, वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन नहीं था। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, और आपको यही प्रश्न बिल्कुल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभी तुरंत देखे हैं, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, आंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? आंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु, ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने, लॉर्ड हार्डिंज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए सामाजिक विज्ञान का। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही, 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1915।
गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजीपुर में। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सीमेंट का कारखाना कहाँ है? डालमिया नगर में। ऑप्शन को यानी ए सही है, डालमिया नगर में सीमेंट का कारखाना है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन नंबर को यानी बी सही है, राजगीर में है रज्जू मार्ग। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? यह आपको पूछा जाएगा, मंदार हिल पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। मंदार हिल या मंदार हिल पर्वत बांका में है। ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है, बांका में। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ऑप्शन को बिल्कुल सही है, महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। ऑप्शन नंबर को सही है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी। किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? दाऊद नगर। ऑप्शन नंबर को सही है, दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर को सही है, समस्तीपुर। सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? तो पटना। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है, तारापुर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है?
घड़ियाल। घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर को सही है, घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी जानते हैं, मयूर। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोवास का सबसे अधिक विस्तार है। सुंदरवन। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग होता है। चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था? भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत से। चरक का संबंध किस देश से था? भारत। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर खो सही है, झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर को सही है, एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तेल हेतु। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, जिम्मरमैन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ब्राउनी। ऑप्शन नंबर खो सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है, भूभाग है यानी जमीन है, तो वह हो जाएगा 29%। 29% क्या है? जमीन यानी मिट्टी, स्थल, स्थल या भूभाग कहिए, 29% है। और 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोभी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश यानी जिस राज्य में सर्वाधिक
मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में है टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और तटीय भाग की लंबाई में है गुजरात सबसे बड़ा राज्य। और पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से चारों प्रश्न के उत्तर का समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और तटीय भाग की लंबाई से सबसे बड़ा राज्य गुजरात, और सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में बना है तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी हो गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध नहीं होगा, यह प्रश्न दो बार आ गया है, टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चिरापुंजी, ऑप्शन डी मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर। ऑप्शन ए सोन नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियर नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो नहर होता है दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा नदी। और दिल्ली यमुना नदी पे किनारे है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और वृद्ध गंगा का होता है गोदावरी को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे कम राज्य है जनसंख्या के दृष्टि में सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। और नागालैंड जो है कि यहाँ अंग्रेजी राजकीय भाषा अंग्रेजी है नागालैंड में। मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए,
भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और 20 का जो संशोधन किया जाता है वह भी लखनऊ में होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही, 1854। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1972। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, मुंबई। नेपानगर, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नेपानगर किस लिए विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकवारी कागज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो नेपानगर प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है तो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है नेपानगर। नेपानगर अकवारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी संगमरमर को। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास। ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास को।
भारत के प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहां पर पूछा गया आपको कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जे.के. हिक्की। जे.के. हिक्की ऑप्शन नंबर ए सही है, जे.के. हिक्की। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 8 क्षेत्र में 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 जोन में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी धातु उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, ऑप्शन नंबर डी सही है, अहिंसा दिवस। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई का जो हस्ताक्षर होता है वह होता है बड़े बड़े नोट पर, यानी ₹1 से जितना भी अधिक कागजी मुद्रा हो उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और ₹1 का जो नोट होता है उस पर होता है वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो भारत में जो है कि पैसा कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और यह बड़े बड़े नोटों पर इसका जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है। और ₹1 के नोट पर वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नाम, 7 टापुओं के शहर, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। मद्रास यानी चेन्नई को कहा जाता है दोस्त। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं के शहर। अगला प्रश्न देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है।
और बिहार जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार भारत के सबसे कम आय वाला राज्य है। असम, दार्जिलिंग, चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम यानी दार्जिलिंग में। तो आप सभी समझ गए हैं कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी जी कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नरमन ई वेरलोंग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसमें आया था? तो कृषि में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कब आया था? 1967-68 के बीच। प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, सार्क में जो आसपास का सहयोगी एक दूसरे मतलब आसपास का जो भी देश है सहयोगी देश बना गया है और इसमें 8 देश है। 8 देश मिलकर के सार्क की स्थापना किया है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जिसमें से कि भारत भी पहले से है। म्यांमार भी शायद है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जाता है, आगे मिलेगा। तो सार्क की स्थापना किया गया था 8 देश मिलकर के 1985 में। 1985 में, ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, काठमांडू में है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को याद आ गया होगा 1498 पढ़ के कि भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में भारत पुर्तगाली आया था। 1921 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था। 1921 में जो है कि भारतीय जनगणना में जनकीय विभाजन हुआ था 1921 में। और 1900 में क्या हुआ था? आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। तब हुआ था 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन 1942, याद रखिएगा। और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 4 नवंबर। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन
को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन गो यानी सी जापान, ऑप्शन घो यानी डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर खो सही है, जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर को सही है, फ्रांस, फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन, चीन में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर खो सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में या अगले वर्ष भी देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।